सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हॉस्टल वर्डन 2016 के मैथ्स पेपर को हम सॉल्व करेंगे। महत्वपूर्ण 5 से 7 प्रश्नों पर आज चर्चा होगी और नेक्स्ट वीडियो में इस श्रृंखला को हम कंटिन्यू रखेंगे। हॉस्टल वर्डन का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो लोगों की आय का अनुपात दिया है, उनके खर्च का अनुपात दिया है और दोनों अगर 200 रुपए की बचत करते हैं तो पहले आदमी की आय कितनी होगी, इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आय और व्यय इन दोनों का रेशियो अनुपात दे दिया है और हर एक व्यक्ति कितनी बचत करता है इसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। यहाँ लिखिएगा आय एक जगह और एक जगह आप लिखेंगे व्यय। आय का जो अनुपात है वो है 3:2, यहाँ रखिए 3, यहाँ रखिए 2, और व्यय का जो अनुपात है वो है 5:3। और हर एक व्यक्ति कितने की बचत करता है, 200 की बचत करता है, तो बचत को हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 3 × 9 और 5 × 10। तो देखिएगा जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो 3 का गुणा 3 से 9, 5 गुणा 2 से, तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 9। तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 10 - 9 मतलब 1 का अंतर है। यही प्रक्रिया हम यहाँ करेंगे, बड़ी राशि से छोटी राशि घटाएंगे। तो 5 दूनी 10 और यहाँ 3 दूनी 6, मतलब हो जाएगा 1000 में हम घटा रहे हैं 600 को, तो अंतर आ रहा है कितना, 400। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर 1 आ रहा है, इधर वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर जो है 400 आ रहा है। तो 1 का अंतर जब 400 है तो हमको चाहिए आय, तो पहले क्या है, तो जब 1 का अंतर 400 रुपए है तो 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 1200। तो पहले व्यक्ति की आय इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस ट्रिक में एक सावधानी आपको और बरतनी है, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आपको आय की बात कही गई है तो आप आय वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता ए या बी की व्यय कितनी है या ए और बी कितना खर्चा करता है, तो आप एक्सचेंज करना पड़ता, व्यय के अनुपात को ऊपर रखते और आय के अनुपात को नीचे रखते, और बाकी प्रक्रिया जो है क्या होती, ऐसे ही बनती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया है 5 लगातार संख्याओं का औसत जो है 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमारे पास एक कंडीशन दिया है कि 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 16 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्वेश्चन को बनाते समय एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता रहा हूं। 5 लगातार, हर एक संख्या के बीच में अंतर बराबर हो। आप याद रखिए इस ट्रिक को कि जब हर संख्या के बीच का अंतर बराबर होता है तो जो एवरेज होता है वो बीच का नंबर हो जाता है। तो हमको इस क्वेश्चन में एवरेज दिया है कितना, 16। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को बीच में रखेंगे। अब चूंकि 5 लगातार संख्याओं को से 16 है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, हर संख्या के बीच का अंतर बराबर है और लगातार संख्या बोल रहा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 16 को बीच का, एवरेज को बीच का राशि मानेंगे, 2 राइट में जाएंगे, 2 लेफ्ट में जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 17 और 18, ठीक है। तो यहां से आप जाएंगे तो 15 और क्या हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर। अगर आपको प्रश्न बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, यही मेरा सबसे बड़ी संख्या, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 18 आंसर है। सबसे बड़ी संख्या बोलता तो वहां पर 14 हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी के दाम में 10% का, चलिए अगला जो सवाल है, यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने % अपने खर्च को कम करना होगा जिससे उससे खर्च में कोई अतिरिक्त खर्च ना करना पड़े। किसी व्यक्ति की इनकम फिक्स है और उसी में उसका सारा खर्च चल रहा है, अगर अचानक खर्च बढ़ जाता है तो कवर कैसे करेगा। तो कवर सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है, और कवर कैसे करना है, खपत हमको कम करनी पड़ेगी। यानी आप पहले जितने रुपए का कॉफी पी रहे थे उतने ही रुपए खर्च करने पड़ेंगे आप, ठीक है। खर्च उतने ही करने पड़ेंगे लेकिन खपत की मात्रा को आपको कम करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसे पूछता रहता है एग्जाम में। उसका एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूं। देखिए आपको करना क्या है, 2 चीजें समझनी है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जब खर्च परिवर्तित ना हो, मतलब पहले जितना आप खर्च कर रहे थे अभी उतना ही खर्च है, कोई अगर एक वैल्यू स्थिर है, तो ऐसी अवस्था में इस क्वेश्चन को बनाते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं। आप एक एरो बनाइए,
आपको 10% का इजाफा बोल रहा है, तो 10% को सरल कीजिए। 10% का मतलब होता है 10 भागित कितना 100, ये जीरो कैंसिल होगा और बचेगा 1 बटे कितना 10। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं जो हमारा परिणाम है वो क्या हो रहा है, 1/10 बढ़ रहा है। मतलब अगर यहाँ पर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, ठीक है, तो एक रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर आप जा रहे हो तो परिणाम में बढ़ोतरी हो रही, वास्तविक खर्च उतना ही रखना है। तो जब आप इस रास्ते से वापस आओगे, अब इधर से इधर गए, जब इस रास्ते से वापस आ रहे हो, पहले भी 100 खर्च, अभी भी 100 खर्च, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन रहेगा हमेशा हर बार ये बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला कभी बदलता नहीं। इसी तरीके से ये एक जो है स्थिर रहेगा, यहाँ एक रखेंगे। यहाँ अगर 2/5 होता तो मैं ऊपर में 2, तो यहाँ भी 2 ही रखता, ऊपर को आपको चेंज नहीं करना। प्लस का माइनस होगा, एक का एक रहेगा। अब यहाँ पर जोड़िएगा, 10 में हम अगर एक जोड़ते हैं तो 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 10 में एक जोड़ेंगे 11 आएगा, उस 11 को आप यहाँ रखेंगे 1/11। जब आप परसेंट वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत सारे परसेंट के वैल्यू आपको याद करने पड़ेंगे ताकि वहां निकालने में समय वेस्ट ना करना पड़े, है ना। यानी अगर कोई परिणाम में 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो खर्च को आपको 1/11 कम करना पड़ेगा। परसेंट में निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी राशि को आप 100 से गुणा कर दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंट में। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि 100/11 और 100/11 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 से ही 1/11। तो आपको खर्च में क्या करना पड़ेगा, खपत में आपको 9 से ही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां बढ़ते हैं। देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या को अगर दुगनी कर दी गई तो ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन स्थिर रहे, आयतन अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। बेलन की त्रिज्या को अगर हम दुगनी कर देते हैं तो ऊंचाई में क्या परिवर्तन करना होगा कि उसका आयतन क्या रहे, स्थिर रहे। इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आयतन की बात की जा रही है और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। आप ये समझ लीजिए, ये जो पाई वाला पार्ट है ना वो कांस्टेंट है, वो स्थिर रहेगा। तो जब हम पाई को छोड़ देते हैं तो बचा हमारे पास चर आर इंटू क्या एच। आर के मान में 2 बार की बढ़ोतरी हो रही है और एच के मान में 1 बार की बढ़ोतरी, मतलब क्रम गुणित हो रहा है पाई आर स्क्वायर एच। अब सवाल बोल रहा है बेलन की त्रिज्या को दुगनी कर दें, है ना। यानी अगर मैं मान लेता हूं कि आरंभिक त्रिज्या आर थी और बाद की त्रिज्या जो है क्या हो चुकी है, दुगनी हो गई, मतलब आर की जगह क्या हो गया है 2r। तो एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि इसका मतलब है r प्लस आर, मतलब जितना था उतना ही बढ़ा, उतना ही बढ़ा। आपका तनख्वाह अगर 40,000 है तो 40,000 बढ़ गया, मतलब यह हुआ कि 100% बढ़ोतरी हुई। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि r के मान में 100% की बढ़ोतरी हो रही है। और साथ ही साथ बेलन की त्रिज्या अगर दुगनी कर दें तो ऊंचाई में क्या परिवर्तन करना चाहिए कि उसका आयतन क्या हो, स्थिर रहे। ठीक है, यहां से हम चलिए आप सिर्फ यह समझ लीजिए, एक हिस्सा हमको लगभग अभी जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था लगभग क्वेश्चन वही आ जाएगा। यानी एक का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बाकी दोनों को कितना कम कर दें कि आयतन स्थिर रहे। तो इसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका आप ऐसा कर सकते हैं, आयतन के फार्मूले में 100 प्लस इसकी बढ़ोतरी हो रही है 100, फिर यहां बढ़ोतरी हो रही है 100, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यहां इसमें कुछ कमी करनी पड़ेगी हमको, कितनी कमी करनी पड़ेगी ये हमको नहीं पता है ना। जैसे हम मान लेते हैं h, यहां हो जाएगा अगर ऊपर में 3 राशि का गुणा हो रहा है तो नीचे में क्या हो जाएगा 200 का प्रयोग होगा। परिणाम कैसा है, परिणाम ऐसा है कि परिणाम जो है 0% बढ़ रहा है। बेलन की त्रिज्या को हम इस सवाल को बनाने के 2 तरीके बताऊंगा, एक तरीका थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन सेकंड तरीके में आप क्वेश्चन को तुरंत बना लेंगे। चलिए आगे समझते हैं। त्रिज्या डबल हो रही है मतलब 100% बढ़ रहा है, तो 100 प्लस 100, 100 प्लस 100। ऊंचाई को कितना परसेंट कम कर दें कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो है स्थिर रहे, मतलब वॉल्यूम के मान में बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी इस ट्रिक में यहां पर ये बढ़ोतरी होगी वो 0% के बराबर होगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। 200 मल्टीप्लाई 100 माइनस h, और यहां से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 100 इंटू 100
तो ये 1 2 1 2 यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा हमारा 100। अब यहां सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पच्चीस 100, मतलब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो 100 माइनस h बराबर 25, तो इसका मतलब क्या हुआ, h बराबर आ जाएगा 75। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई के मान में 75% की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसा आंसर को उस फॉर्म में नहीं दिया है। आयतन अपरिवर्तित होने के लिए ऊंचाई कितना चेंज होना चाहिए, यानी ऊंचाई 75 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आरंभिक ऊंचाई का क्या हो जाएगा, 25% जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिए। अगर ऊंचाई 75% हम रखते हैं, दो चीजें बढ़ रही है तो एक को कम कर रहे हो, तो अंतर नहीं आ रहा है, तो आर का मान 75% होना चाहिए। तो कितना कम हो गया ऊंचाई, 75 100 से कम हुआ तो 25%, तो आरंभिक ऊंचाई का कितना हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको और एक मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए m इंटू n इंटू पी माइनस 1 इंटू 100 बराबर 100। ठीक है, ओरिजिनल जो ऊंचाई है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 100 के बराबर होनी चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, 2 इंटू आप ले लीजिए p माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो ये 100 यहां हो जाएगा, 2 दूनी 4 p, 100 से 100 कैंसिल, माइनस 1 बराबर 1। यहां पर हम परिवर्तन जो है 0 होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूं मैं, इसे आप यहां पर हटा दीजिए, इसे हम हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, परिवर्तन कैसा होना चाहिए, 0% होना चाहिए ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस 100 को आप ट्रांसफर करेंगे, एक सेकेंड, इतने को थोड़ा सा हम लोग एक अलग मेथड से सॉल्व कर देता हूं। देखिए, इसे हम कैसे बनाएंगे, m n p माइनस 1 इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, 0%। दो गुना हुआ, दो गुना हुआ, कितना गुना होगा, है ना, ऐसा करके आप ले लीजिए, और परिणाम कैसा होगा, 0%। तो 100 ट्रांसफर हो गया, यहां बच गया 4p माइनस 1 बराबर 0, तो 4p बराबर क्या हो जाएगा 1, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है, तुरंत बनेगा सवाल इसमें 25%। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 25% आपको कम करनी पड़ेगी, इसमें सीधा आंसर निकलेगा, इसमें डायरेक्ट आंसर निकलेगा। पिछले और ट्रिक में जो आंसर आएगा उसको 100 से आपको माइनस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप हमको दे दी गई है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, इस प्रकार बने बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा। इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो एक कंडीशन दी है अपने को प्रश्न में कि हमारे पास क्या है, एक आयताकार कागज है, ठीक है, जिसकी माप कैसी है, 22 बाई कितनी है, 15। अब ये बोला जा रहा है कि एक आयताकार कागज के टुकड़े को, है ना, यहाँ क्वेश्चन को मैं एक बार ले आ रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें। देखिए, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसकी माप लेंथ ब्रेथ दी है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, इस प्रकार बने हुए बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा। चलिए ठीक है, हमको 22 बाई 15 का एक आयताकार कागज है, उस आयताकार कागज को आप क्या कर रहे हो, मोड़ रहे हो, और मोड़ करके क्या आयताकार कागज को मोड़ रहे हो, और कैसे मोड़ रहे हो, लंबी भुजा के अनुदिश, लंबी भुजा की दिशा में, जो लंबी भुजा है उस लंबी भुजा के अनुरूप। अगर एक कागज रहता हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ये लंबी भुजा है ना, एक कॉपी है ना, इसको हम ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसा करके, और एक विलंब बना रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप लंबी भुजा के हिसाब से मुड़ेगा, ऐसा करके ऐसा आ जाएगा इधर से, ऐसा करके ऐसा आ जाएगा इधर से, है ना। अब जो बेलन बनेगा उस बेलन का हमको आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकलेगा, आप एकदम सरल भाषा में समझ लीजिए, ये जो लेंथ है ये इधर से मुड़ता है ऐसा करके, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 22। अभी हाइट 15 है, तो उस बेलन की हाइट भी कितनी होगी, 15 ही होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से आप समझिए इस चीज को, जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो ये जो पार्ट है ना, ये दूरी एक तरह से जो बेलनाकार आकृति बन रही है, उस बेलनाकार आकृति के ऊपरी भाग की लंबाई है, और ऊपरी भाग की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, परिधि। परिधि का उत्तर किसके बराबर है, 22 के बराबर। 2 गुणित 22/7 त्रिज्या मुझे निकालनी है, बराबर कितना होगा 22, तो 22 से 22 क्या हो जाएगा
यहाँ पर कट जाएगा, तो r बराबर 13 गुणा करने पर आ जाएगा 7/2। यानी कहने का मतलब है जब इसे मैं क्या करता हूँ, एक मोड़ करके एक बेलन बनाता हूँ, तो इस प्रकार जो बेलन बनेगा उस बेलन के आधार की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। और आपको ऊंचाई आप देख ही रहे हो, ऊंचाई कितनी है, 15 है। अब मुझे क्या चाहिए, बेलन का आयतन। तो आयतन कैसे निकालते हैं, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का उत्तर 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणित 7/2 और ऊंचाई कितनी है 15। ठीक है, एक साथ से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 22 हो जाएगा। तो 11 गुणित 15 सत्ते 105, 105 भागित कितना 2, 11 पचे 55, 11 शून्य 0 और 5 11 एकम 11 डिवाइडेड बाई कितना 2। आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ऑप्शन में ही देख सकते हैं 570 सही क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी जरूर मैं आगे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हॉस्टल वार्डन के लिए। एक आसान सा सवाल है ये, एक समकोण त्रिभुज के आधार और विकर्ण का अनुपात दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है, त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जिसके आधार और विकर्ण का अनुपात दिया है। आधार 4x है और विकर्ण जो है कैसा है वो 5x है। और क्या बोल रहा है, परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉमन सेंस वाली चीज भी है कि ऐसा बहुत सारा सवाल जब बनाते हो आप, तो त्रिभुज वाला जब टॉपिक पढ़ोगे तो पाइथागोरस ट्रिपल जिसको बोलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे संख्याएं हैं जिनको आपको ओरल याद होना चाहिए, जैसे 5 4 और 3 है ना। अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा 5 है, एक भुजा 4 है, तो अगली भुजा 3 होगी। समकोण त्रिभुज की विशेषता है, पाइथागोरस थ्योरम को ये क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो आपको अलग से वहां बैठ के निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ले लीजिएगा 3x। अब इस क्वेश्चन में इसका परिमाप हमको दिया है, तो हमको x माने बिना भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हिस्सा 4 भाग है, ये हिस्सा 3 भाग है, आप सीधा सीधा ले लीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा परिमाप दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया, मैं क्षेत्रफल लिख रहा था, परिमाप हमको दिया है। यानी परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मेजरमेंट, तो चारों ओर का माप, ऊपरी भाग की लंबाई परिमाप होता है। तो 5x 3x और 4x, तो 5 4 9 3 कितना 12x, तो इसका परिमाप 12x होगा। और परिमाप का उत्तर जो है 40 सेंटीमीटर, तो 12 चौक 40, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। और मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट 4x इंटू कितना 3x। यानी एक तरह से मैं कर सकता हूँ 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 6x का स्क्वायर, और x का मान हम निकाल चुके हैं 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 6 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 6 का 96, तो 96 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं, खूब तैयारी कीजिए, वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए। कल ही हमारा एग्जाम है, इस बात को ध्यान में रखकर को आप निरंतर अभ्यास करते जाना है, अभ्यास को रोकना नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है, ऐसा रिक्वेस्ट तो मैं जनरल नहीं करता हूं, जो वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर जो है आप प्रमोट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनका लाभ हो। मैं एक प्रेरणा मिलती है, अधिक से अधिक अगर लाइक और कमेंट्स वगैरह आता है, आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट में कर सकते हैं। शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।